दोस्तों नमस्कार है आपका लीगल पैरामीटर में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पे जिसमें कि जो लड़कियां होती हैं जो कोई झूठे केस कर देती हैं दहेज के। लेकिन दोस्तों दहेज का केस कर तो देती हैं, उसमें अपने हस्बैंड के अलावा और बहुत सारे लोगों को घसीट लेती हैं। जैसे लड़के के माँ बाप हैं, बुआ है, उसकी बहन भाई हैं, आगे उसके आगे रिश्तेदार हैं, और ये सारे जो रिश्तेदारों को घसीट लेती है। तो अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला आया दोस्तों, जजमेंट नहीं आई है। वो जो जजमेंट आई है, वो जजमेंट बिल्कुल क्लियर जजमेंट ने बता दिया है। अभी 16 दिसंबर 2025 को आई है। इस जजमेंट ने बिल्कुल तहलका मचा दिया दोस्तों। वो ये कि अब ये झूठी एफआईआर बिल्कुल क्वैश हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, चलेगी ही नहीं दोस्तों। इसलिए दोस्तों मैं आपको जजमेंट की डिटेल भी बीच में दे रहा हूँ। आपको सबसे पहले तो मैं बताता हूँ कि इसमें कहानी थी क्या दोस्तों। कहानी इस तरह है दोस्तों कि इसमें, अब मैं आपको बताता हूँ इसमें था क्या। जो बेसिक स्टोरी है इसकी वो ये थी कि जो एक लेडी है जिसने ये केस करा है। अब वो लड़की क्या करती है दोस्तों, वो लेडी क्या करती है, वो अपने हस्बैंड के और अपने फादर इन लॉ, मदर इन लॉ और बहुत सारे लोगों के खिलाफ़ केस कर देती है, दर्ज कर देती है केस। अब वो केस जो करती है वो हैदराबाद में करती है दोस्तों। वो कहती है कि मेरी 12/8/2012 को शादी हुई थी और उससे एक लड़की पैदा हुई, और लड़की पैदा हुई तो उसके बाद जो है वो मेरे हस्बैंड का जो है मेरी तरफ नज़रिया जो है बदल गया, और वो अपने माँ बाप के कहने में आ गया, अपने रिश्तेदारों के कहने में आ गया, और मेरे साथ उन्होंने मतलब कि मुझे अनदेखा करना शुरू कर दिया और दहेज मांगना शुरू कर दिया, मेरी मार कुटाई करनी शुरू कर दी। अपने रिश्तेदार जो उसके माँ बाप थे लड़के के, उसके जो बाकी रिश्तेदार हैं उनकी बातों में आके, और वो लोग सब मुझे मार कुटाई करते थे, पीटते थे, और मुझसे डिमांड करी थी डॉरी की। तो जानते ही हैं इस तरह के कई एलिगेशंस जो हैं वो दहेज के केस में लोग लगाते हैं। और मैं ये नहीं कहता कि वो सब सच्चे होते हैं, मैं ये भी कहता हूँ कि बहुत सारे झूठे भी होते हैं। कई ऐसे केसेस देखने में आए हैं, और इस जजमेंट में आप देख के हैरान हो जाओगे कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर ही कहा है कि भाई ये नहीं, मतलब इस तरह नहीं होता कि भाई सारे केस झूठे ही होते हैं, कई सच्चे भी होते हैं। लेकिन उसमें बिल्कुल क्लियर मेंशन कर दिया है कि आज की जो प्रवृत्ति बनती जा रही है जिसमें लड़के को फंसाया जाता है और लड़के के घर वालों को फंसाया जाता है और नाजायज़ तरीके से फंसाया जाता है, अपनी दुश्मनी निकालने के लिए फंसाया जाता है, और बस अपना बदला लेने के लिए निकाला जाता है, केस किया जाता है। इसमें भी कुछ ऐसा ही था कि भाई 4 लाख रुपया जो था, 4,50,000 के करीब बोलते कि हमने दहेज दिया था, उन्होंने हमसे मांगा था, और कैश था, और 9 तोला तो जी सोना था। और भी बड़ा कुछ लिखा दिया, जैसे डोमेस्टिक यूटेंसिल्स वगैरह, ये सारी चीज़ें लिखा दी। उसने कहा थोड़ा टाइम ठीक निकला, 8 साल तक। उसके बाद में लड़की पैदा हुई, उसके बाद से ये सारा झंझट शुरू हो गया लड़ाई झगड़े का, कि लड़का ध्यान नहीं देता था, मेरे साथ ये करता था, वो करता था, हमारे साथ मार कुटाई करते रहे, सारे परिवार के लोगों के नाम लिखा दिए। अब इन्होंने उठा के जो आया मन में उसके सबके नाम लिखा दी चलेगी दोस्तों। अब बात सिर्फ इतनी नहीं बदली, उसके बाद इन्होंने कोई पंचायत रखवाई, लेकिन पंचायत में लड़का नहीं आया, तो उससे नाराज़ हो गई लड़की ने चुप करके वुमेन सेल में जाके और वहाँ अपनी रिटर्न कंप्लेंट दे दी। और रिटर्न कंप्लेंट में सभी लोगों का नाम लिखा दिया, मुझे मारते कुटते थे, मुझे फोर्सफुली ये कहते थे, वो कहते थे, और मेरा ये सामान ले लिया, मेरा ये कर दिया, वो कर दिया, और मेरी बेटी को नहीं पूछता, मुझे नहीं पूछता, मैं घर से अपने पेरेंट्स के पास रह रही हूँ, और अब मेरा क्या करूँ क्या ना करूँ। अब इस रिगार्डिंग एक पुलिस वुमेन सेल में एफआईआर दर्ज हो गई दोस्तों। अब जब एफआईआर दर्ज हो गई तो उसमें सभी लोगों के नाम लिखे गए और सभी को अपराधी बना दिया गया। तो एफआईआर में इस पे पर्चा दर्ज हुआ। जो एफआईआर में एफआईआर जो हुई है उसमें ये हुई 498A, 323, 504 आईपीसी विद 34 आईपीसी। उसके बाद में अंडर सेक्शन 4 ऑफ डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट ये हुई। और ये तो आप देख ही लेते हैं कि भाई इस तरह की धाराएं लगती हैं ज़्यादातर जब कोई डॉरी एक्ट केस लगता है लड़के वालों पे। तो दोस्तों उसके बाद में बिल्कुल क्लियर कट जो ट्रायल कोर्ट था तो उन्होंने संज्ञान ले लिया, और केस जो था वो आगे चल पड़ा। अब दोस्तों ट्रायल कोर्ट ने तो अपना जो था वो लगा दिया, 3 और 4 जो थे डीपी एक्ट पे लगा दिए, और उसके अलावा जो बाकी आईपीसी में धाराएं मैंने बताई हैं, जैसे 498 है, 323 है, 504 है, रीड विथ 34 है, सब लगा दिए। यानी हस्बैंड और उसके सारे परिवार को एक तरह से इन्होंने घसीट लिया। लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं होती है दोस्तों। अगर लड़की को केस कर रही है, ये लोग की लेडी केस कर रही है अपने हस्बैंड और उसके परिवारों के ऊपर,
परिवार के सारे सदस्यों पे, तो उसके पास पूरी चीज़ें भी होनी चाहिए। ये नहीं कि तुम मनगढ़ंत कहानियाँ बोलते चले जाओ और एफआईआर करवाते चले जाओ, वैसे ही वुमेन सेल वाले भी एफआईआर पर्चे दर्ज करते रहें, लेकिन कोई उसकी गंभीरता ना करें, कोई उसको जाके डीपली ना देखें कि भाई तेरी मार कुटाई हुई है तो दिखा तेरे पास मार कुटाई के क्या सबूत हैं, क्या तेरे पास मेडिकल है। दूसरा, माँ बाप की उपस्थिति कहाँ दिखाई जाती है, माँ बाप ने क्या क्या किया तेरे साथ, क्या शोषण किया, क्या लड़ाई झगड़ा किया, उसके भी सबूत दिखा, वो भी नहीं होंगे। दहेज में कह रहे हो 50 लाख दे दिया, भाई तुम 50 लाख रुपए दे दिया, 20 लाख दे दिया, तो उसकी कोई तुम दिखाओ तुमने डीडी करवाया, तुमने पैसे जमा करवाए, तुमने ट्रांसैक्शन करवाई, या तुम हवा में कह दोगे, बाद में लिखा दोगे एफआईआर में हमने ये दहेज ये जो कैश दिया था। अब कैश दिया था तो कैश का क्या सबूत है, कैश दिया था। तो इस तरह की कई झूठी मनगढ़ंत कहानियाँ भी लिखा देते हैं एफआईआर में, और उसको बिल्कुल डीपली भी नहीं देखा जाता। पर इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह सबको बिल्कुल क्लियर देखा और पाया। इस केस में फिर उसके बाद जब हाई कोर्ट में गए, तो हाई कोर्ट वालों ने, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने क्या किया, हाई कोर्ट ने सिर्फ यही किया, अपना पल्ला झाड़ा और कह दिया कि भाई इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। मतलब उनका जो आदेश था उससे रिलेटेड यही था कि भाई आप जाके सस्पेंशन के लिए एप्लीकेशन दे दो, या जो भी आप करना चाहो वो अब लोअर कोर्ट में करो जहाँ ट्रायल कोर्ट चल रहा है। और उन्होंने अपनी अनिच्छा जाहिर कर दी। उसके बाद में जब मामला सुप्रीम कोर्ट गया, तो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने एक एक पहलू को ध्यान से देखा। उन्होंने देखा, मैं आपको क्लियर बताता हूँ इसमें उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि एफआईआर का सरसरी तौर पर अध्ययन करने से बिल्कुल स्पष्ट नज़र आता है। क्या नज़र आता है कि जो लेडी है उसके द्वारा जितने भी आरोप लगाए गए हैं वो बिल्कुल अस्पष्ट हैं और व्यापक हैं, क्योंकि इसमें किसी भी विशिष्ट घटना या अवसर का विस्तृत वर्णन नहीं है। यानी कि कोई भी अगर उसने स्टोरी बना के लिख दी है तो वो कोई टैली नहीं कर रही है, कोई किसी से कंसाइड नहीं कर रही है, वो अपनी मनगढ़ंत कहानियाँ बोली गई है। ना कोई डेट प्रॉपर पता है, ना मंथ पता है, ना ईयर पता है, कब हुआ, कैसे हुआ, कौन से दिन हुआ, कोई सबूत नहीं कि माँ बाप ने क्या किया क्या नहीं किया। ये माँ बाप ने जाके अपने लिए लगाया हुआ है। अब उसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि प्रतिवादी संख्या 2 से दहेज की मांग की हो और इनकार करने पर उसे मानसिक और शारीरिक क्रूरता का शिकार बनाया हो। बिल्कुल क्लियर नहीं हो पाया इनको, ना ही इन्होंने बिल्कुल देखा तो उसमें कोई ऐसी चीज़ ही नहीं नज़र आई। हाँ, इतना जरूर है कि प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा अपीलकर्ताओं के विरुद्ध लगाए गए एकमात्र आरोप ये हैं कि उनकी पुत्री के जन्म के बाद उसके पति के व्यवहार में परिवर्तन आया, जिसका कारण ससुराल वालों द्वारा, उनके अपीलकर्ता भी शामिल है, अतिरिक्त दहेज की मांग के लिए कथित रूप से प्रलोभन देना बताया गया है। ये चीज़ है। आगे यह है कि और यह कि नालगोंडा गोंडा पुलिस स्टेशन, महिला पुलिस स्टेशन में आयोजित परामर्श के बाद यद्यपि प्रतिवादी संख्या 2 के पति व उसके परिवार के आश्वासन दिया कि उनके साथ उचित व्यवहार और किया जाएगा, फिर भी उन्होंने उसके साथ मानसिक और शारीरिक क्रूरता का शिकार बनाया जारी रखा। ये ऐसा बताया गया था एफआईआर में, जो लिखा हुआ है उसमें। अब दोस्तों बात आगे आती है कि इसमें क्लियर है कि अतः हम पाते हैं, अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या लिखा कि अतः हम पाते हैं कि अपीलकर्ता के विरोध लगाए गए उपरोक्त, ठीक है जी, उपरोक्त आरोप यदि उन्हें उनके मूल रूप में भी मान लिया जाए तो प्रथम दृष्टया कथित अपराधों के घटित होने का प्रमाण नहीं देते हैं। यानी कि बिल्कुल ये फर्स्ट जो अपीयरेंस है, फर्स्ट जो दृश्य है, उसमें भी ये बिल्कुल क्लियर नहीं नज़र आता दोस्तों, प्राइम फेसिया भी नज़र नहीं आ रहा है, जिससे आपराधिक कार्रवाई दूर शुरू करने का कोई भी मतलब औचित्य सिद्ध हो सके। अब बताओ, यानी कि कोई ऐसी चीज़ ही नहीं नज़र आई भाई जिससे कि इसके ऊपर कोई केस बन सके। ये बिल्कुल क्लियर कर दिया दोस्तों। अब आप आगे देखेंगे, आगे आप सुनेंगे तो आप सुन के हैरान हो जाएंगे, क्योंकि इसमें हवा एक बड़ी बढ़िया चीज़ लिखी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने। और जो आदेश में उन्होंने लिखा कि न्यायालयों को ऐसे मामलों में सावधानी बरतनी चाहिए ताकि कानून प्रावधानों और कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग रोका जा सके। बताओ। और आगे लिखा, और उनके निर्दोष परिवार के सदस्यों को अनावश्यक रूप से परेशान ना किया जाए। यानी ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि पुलिस स्टेशन से लेके ट्रायल कोर्ट तक कोई भी क्लियर इस चीज़ को नहीं देख रहा कि भाई रियल में हुआ क्या है।
और आगे उन्होंने साफ ही लिख दिया कि वर्तमान मामले में अपीलकर्ता 2 से 6 जो अपीलकर्ता 1 के परिवार के सदस्य हैं विभिन्न शहरों में रहते हैं, वो अलग अलग शहरों में रहते हैं, बताओ, उनको भी पार्टी बनाया हुआ है, और अपीलकर्ता 1 और प्रतिवादी 2 के वैवाहिक घर में नहीं रहे हैं। दोस्तों, इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कहा कि हालांकि कभी कभी इसका दुरुपयोग भी होता है, यानी 498 या जो भी डॉरी एक्ट की धाराएं लगी, जैसा कि इस मामले में हुआ है। बिल्कुल क्लियर कर दिया कि इस मामले में भी यही हुआ है। उन्होंने ऑर्डर में लिखा कि भाई ये सिर्फ द्वेष और दुश्मनी निकालने के गुप्त इरादों से इसको शुरू किया गया था। यानी बिल्कुल क्लियर ही उनको ये लगा अपने जजमेंट में कि भाई ये सब चीज़ें जो होती हैं ये मेन लड़कियां अपना बदला निकालने के लिए, अपनी दुश्मनी निकालने के लिए या अपनी ईगो को पूरा करने के लिए इस तरह के काम करती हैं दोस्तों। इसलिए ये चीज़ जो है बनाई गई, यानी इसमें यदि उनकी जांच ना की जाए तो कानूनी प्रक्रिया के दुरुपयोग और पत्नी और या उसके परिवार द्वारा दबाव बनाने की रणनीति को बढ़ावा देते हैं। इसलिए बोलते हैं कि इन्होंने कहा कि ये जो निचली कोर्ट्स हैं उनको भी इसको संज्ञान में लेना चाहिए, ध्यानपूर्वक जो भी ऑर्डर पास करना चाहिए, क्योंकि इससे क्या है कि किसी के खिलाफ, यानी इसमें लिखा कभी कभी पत्नी की अनुचित मांगों को पूरा करवाने के लिए पति और उसके परिवार के खिलाफ 498 AIPC का सहारा लिया जाता है, ये लिखा। इस न्यायालय ने बार बार पति और उसके परिवार के खिलाफ जो है वो स्पष्ट प्रथम दृष्टया मामला ना होने की स्थिति में उन पर मुकदमे चलाने के खिलाफ चेतावनी दी है। यानी दोस्तों ये तो बिल्कुल क्लियर कर दिया और लास्ट में इस ऑर्डर को सुना दिया गया कि इस केसों को ख़त्म किया जाए। तो मेरा सिर्फ यही कहना बनता है कि इन चीज़ों में यही क्लियर होता है कि अगर झूठे केस होंगे तो वो ख़त्म भी होंगे, जैसे मानयोग सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर किया है दोस्तों। तो ये जजमेंट की कॉपी भी मैं लगा रहा हूँ, और अगर किसी को अपने किसी दोस्त को या किसी अपने रिश्तेदार को ये कॉपी भेजनी तो भेज सकता है और अपने केस में लगा सकता है और अपना ये जो केस है जितना उसमें बेस्ट दे सकता है।